नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्र और मैं इस समय खड़ा हूं कलेक्ट्रेट में। यहां पर विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही थी, जो आज समाप्त हो गई है। 3 बजे तक का समय था। 3 बजे के बाद जो भी प्रत्याशी आ रहा उसको मना कर दिया जा रहा है। अगर प्रमुख राजनीतिक दलों की बात की जाए तो बीजेपी ने 8 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। समाजवादी पार्टी ने 7 पर अपने उतारे हैं। 1 पर जो संडीला सीट है उस पर अपने गठबंधन जो हुआ है सुभाषपा से, उसका प्रत्याशी यहां पर उतारा गया है। कांग्रेस भी 8 सीटों पर लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी भी 8 सीटों पर लड़ रही है। फैजी जी, मैं समझता हूँ पहली दुविधा जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जो लोग उम्मीदवार थे, उनकी जो पहली दुविधा थी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और एहतियातन जितने भी प्रत्याशी हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, सबने 3 से 4 सेट दाखिल किए हैं। और इसके अलावा एहतियाती तदाबीर करते हुए एक काम और किया है। जैसे नितिन अग्रवाल साहब की पत्नी जो गरिमा अग्रवाल हैं, या आसिफ खां बब्बू की पत्नी जो नसरीन बानो है, इन्होंने अपने परिवार के भी किसी न किसी सदस्य का नामांकन कराया है कि अगर किसी सूरत किसी वजह से जांच में अगर कोई दिक्कत आती है, किसी तरह का नामांकन पत्र, हालांकि उसकी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नामांकन पत्र कैंसिल होता है तो कम से कम दूसरा सेट या उनके परिवार का दूसरा सदस्य, बैकअप प्लान सब तैयार है। बैकअप प्लान सब तैयार है। और ये कहा जा सकता है कि जो सबसे बड़ी नहीं, मैं समझता हूँ कि जो प्रशासनिक जो दुविधा थी वो दूर हो गई है। आज जो है नामांकन की तमाम व्यवस्थाएं वो खत्म हो गई। कल से जांच शुरू हो जाएगी और 7 तारीख तक जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा, और जो किसी दल से लड़ रहे हैं उनका तो चुनाव चिन्ह पहले से ही है। एक बार इस चुनाव में ये हो रही है, पहली बार शायद है कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है उसका उनका एफिडेविट देना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रकाशन कराना पड़ेगा, पेपरों में होएगा प्रकाशन, 3 पेपरों में, इसके अलावा चैनल में भी प्रकाशन करवाना पड़ेगा। देखिए, ये मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस वक्त राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मुकदमे जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी थी कि जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उन पर आपराधिक छवि है तो कम से कम उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। लेकिन जब अधिसूचना जारी हो रही थी तब जो मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी हैं, उन्होंने साफ किया था कि हम चुनाव लड़ने की अनुमति तो दे रहे हैं, लेकिन जनता को सब कुछ मालूम है कौन आपराधिक प्रवृत्ति का है और कौन आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है। जनता चाहेगी उन्हें चुनेगी और जनता नहीं चाहेगी तो नहीं चुनेगी, उसके लिए वो स्वतंत्र है। और साथ ही उन्होंने एक प्लान और तैयार किया कि अगर आपराधिक छवि का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो उसको बाकायदा ये प्रकाशित कराना पड़ेगा एक रेपुटेटेड अखबार में या चैनल में कि उस पर ये आपराधिक मामले दर्ज हैं। और इसके अलावा चुनाव आयोग की एक वेबसाइट है, उसमें भी एक अलग से वो दिया गया है कि अगर आप सर्च करेंगे और किसी प्रत्याशी के विषय में जानकारी लेना चाहेंगे कि इसमें कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, उसका विवरण मिल जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है कि मतदाता इसको देख सकता है कि किस प्रत्याशी पर कितने मुकदमे चल रहे हैं। फैजी जी, राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। जो प्रमुख दल हैं उन्होंने कोई प्रत्याशी जोड़ गांठ के उतार ही दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है, पहले लग रहा था कि कुछ के विषय में दुविधा चल रही थी कि ये नामांकन नहीं करेंगे या करेंगे। कुछ निर्दलीय नामांकन भी हुए हैं, जो बड़ा चर्चा का विषय है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, इस बार कुछ मुकाबला ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक दल का जो भी प्रत्याशी है, ये तो कह ही नहीं सकते कि वो फाइट के बाहर है। ऐसे प्रत्याशी उतारे गए हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी ने या कांग्रेस ने। पहले तो यही हवा चल रही थी चुनाव से पहले, अधिसूचना जारी होने से पहले, कि सपा और बीजेपी की भी सीधी लड़ाई है। लेकिन जैसे जैसे प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, प्रत्याशी सामने आए, हरदोई की जो 8 विधानसभाएं, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो कांग्रेस भी लड़ रही है, बीएसपी भी लड़ रही है। तस्वीर साफ बिल्कुल भी नहीं है। जनता का रुख जिस तरफ होगा, इवन मुझे लगता है एक आध निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो मजबूती से लड़ रहे हैं। शाहबाद की बात कर लीजिए, अखिलेश पाठक मजबूत नाम है उस सीट से। तो ये कहना जल्दबाजी होगा या गलत होगा कि 2 पर 2 फाइट है, या रुख साफ है, या हवा किस तरफ चल रही है, कुछ भी हो सकता है। 2022 का जो इलेक्शन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब प्रचार की बात आएगी। प्रचार के लिए काफ़ी बंदिशें हैं और उन बंदिशों के बीच में प्रचार करना पड़ेगा। देखिए, पहले से ही चुनाव आयोग ने, चूँकि कोविड चल रहा था, कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए तमाम दिशा निर्देश आए थे। हालांकि जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं चुनाव के, फर्स्ट फेज़ का चुनाव 10 तारीख को होना है,
वैसे वैसे सहूलियत बढ़ती जा रही है। पहले डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए सिर्फ 5 लोग थे और कोई सभा नहीं कर सकते थे, उसके बाद 300 लोगों की सभा की अनुमति दी गई, अब 500 लोगों की सभा की अनुमति दी गई। इसके अलावा जो खुली जगह है वहाँ पर 50% जो उसकी मियाद होगी, जो कैपेसिटी होगी, उससे 50% लोग वहाँ पर सभा कर सकते हो। धीरे धीरे राहत मिल रही है और कैंपेन करने में आसानी होगी, डोर टू डोर जाने में आसानी हो रही है। और आपको बता दूं कि आज डोर टू डोर कैंपेन, अगर किसी पार्टी की बात की जाए तो भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर संडीला प्रत्याशी जो उनका है सुनील अर्कवंशी के पक्ष में डोर टू डोर अपना संपर्क कर रहे हैं। अभी कई बड़े नेता बीजेपी के भी आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे, बसपा के भी आएंगे और वो कहीं ना कहीं माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा LED वैन जो उतारी हैं पार्टियों ने, अभी तो दरअसल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फेज़ का जहां चुनाव हो रहा है उस क्षेत्र में LED वैन चल रही हैं, लेकिन जब वहां से जब प्रचार समाप्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हरदोई में माहौल गर्म होना शुरू होगा। बहुत स्कोप दिख रहा है इस समय LED वैन का। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हरदोई अगर शहर की बात की जाए तो एक आध LED वैन यहाँ पर हुई थी जो इंटरटेनमेंट के लिए थी, लेकिन जैसे चुनाव नज़दीक आया और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से बंदिशें लगाई, उसके बाद इन वैन की जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। मुझे लगता है बाहर शहरों से, शायद लखनऊ वगैरह से, लखनऊ में भी पार्टियों ने भी अपने चला रखी है। पार्टियों ने चला रखी है। भारतीय जनता पार्टी पहले से इसको लेकर पूरी तरह से सक्रिय थी कि क्या होने वाला है, लेकिन बाकी अगर दलों की आप बात करेंगे, चाहे BSP या SP की आप बात करेंगे, पूरी तरह से ये एक्टिव नहीं थे कि इस तरह से ये हो जाएगा और इतनी जल्दी शायद मुझे लगता है वैन ये लोग खरीद भी नहीं पाएंगे। ये आरोप भी लगाया था समाजवादी पार्टी ने कि इनको पहले पता था कि इस तरह के हालात होंगे, इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। नहीं, देखिए ये आरोप मुझे लगता है, जहाँ तक अगर ज़मीनी बात करें, मुझे लगता है ये आरोप निराधार से ही है, क्योंकि बीजेपी का जो IT सेल है बहुत लंबे वक्त से एक्टिव चल रहा था। अब जैसे बसपा अगर आरोप लगाए तो बसपा ना सोशल मीडिया पे है ना मीडिया पर है, कहीं है ही नहीं। जब आप हैं ही नहीं तो फिर क्या मतलब है। बीजेपी लंबे वक्त से सोशल मीडिया पे काम कर रही थी, उसके IT सेल पर एलिगेशन लगते रहे, कुछ समाजवादी पार्टी लगाती रही, तो वो मजबूत थे उन चीज़ों को लेकर वो मजबूत थे। और बसपा, भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी भी मजबूत थी, कांग्रेस भी मजबूत थी, तो इन लोगों ने काम किया पहले से, तो इस वक्त उन्हें इसलिए दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि वो लाइव पहले से करते आए, सोशल मीडिया पे मजबूती से लगते आए। अब जिनके लिए ये नया है वो एलिगेशन तो लगाएंगे। आम आदमी पार्टी ने भी प्रत्याशी शब उतारे हैं सभी सीटों पर। देखिए, आम आदमी पार्टी ने निसंदेह जो प्रत्याशी उतारे हैं उनका जो अपना मैनिफेस्टो है या दिल्ली में जो उन्होंने मिसाल पेश की, लेकिन वो असर नहीं दिख रहा है चुनाव में। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर हरदोई की अगर आप बात कर रहे हैं, अवध क्षेत्र की आप बात करेंगे, यहाँ पर वो असर नहीं है। हालांकि NCR में ज़रूर ये सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी अच्छे से लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा वजूद मुझे नहीं समझ में आता है। उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से मुझे लगता है कांग्रेस लड़ रही है। कुछ वोट बैंक जो है वो वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी पार्टियां लड़ती हैं कि हमारा कम से कम कुछ वोट प्रतिशत बढ़े। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो एटलीस्ट वो इस बार यूपी चुनाव में आए हैं तो उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और भविष्य में जब भी वो चुनाव लड़ेंगे उनके पास एक एक्सपीरियंस होगा। और अनुभव बहुत मैटर करता है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए। आज अगर इन्होंने कोशिश करी है तो भविष्य में सफलता मिलेगी। लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसमें कुछ बेहतर हो सकता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से बातचीत चल रही थी थर्ड फ्रंट की या जो अलायंस होने की, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी अकेले आकर चुनाव लड़ेगी। जो थर्ड फ्रंट बनेगा शायद उसमें गठबंधन कर वो मैदान में उतरेगी और तमाम जो राजनीतिक दल हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा, मुझे लगता है ये सारे लोग अलायंस करके 2024 में आएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है, 2022 के बाद तस्वीर कुछ साफ हो जाएगी और उसके बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि अलायंस में कौन कौन से दल शामिल होते हैं। कुछ क्षेत्र हैं जिन पर लोगों की निगाह है, जैसे कि आप हरदोई सदर की बात कर लीजिए, संडीला की है, शाहबाद की है और बिलग्राम मल्लावा, सवायजपुर, बड़े चर्चित ये सीटें हो गई हैं। हाँ, निसंदेह। देखिए, बहुत सी सीटें ऐसी हैं, जैसे बिलग्राम मल्लावा की आपने बात करी, वहाँ पर कुछ एक प्रत्याशी ऐसे हैं जो पूरे मुकाबले को, जो वहाँ पर फाइट हो रही थी, उसको उन्होंने बदल दिया है। पहले इस सीट पर सपा और बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला समझा जा रहा था, लेकिन जैसे ही सपा से ब्रजेश वर्मा टिल्लू का टिकट हुआ और बहुजन समाज पार्टी से सतीश वर्मा का टिकट हुआ, उसके बाद ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। लेकिन कांग्रेस से जैसे ही सुभाष पाल आते हैं, ये मुकाबला चतुर्थ कोणीय में बदल गया है। अब वहाँ पर 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और यही हाल जो है वो शाहबाद में हुआ है। शाहबाद में बीजेपी की रजनी तिवारी, सपा के आसिफ खां बब्बू, बसपा के AB सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी आपके जो अखिलेश पाठक आए हैं, ये मजबूती से वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं।
चतुर्थ कोणी मुकाबला यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हरदोई में का टिकट भी अभी हाल फिलहाल हुआ है, तो बहुत ज़्यादा वो अपनी कैंपेनिंग नहीं कर सके हैं, शायद ये वजह रही हो। तो हरदोई सदर की विधानसभा पर बसपा का वोट बैंक अपना है, हर समय रहता है, क्योंकि वो चुनाव निशान ही पर ही वो जो वोट बैंक है वो प्रत्याशी नहीं देखता है, पार्टी देखता है, चुनाव निशान देखता है। अब सारा ही वोटर जो है वो बहुत जागरूक हो चुका है। अगर उसको जिस सरकार को लाना है, जिसको वो चाहती है या जिसमें वो समझती है उसका हित है, तो वो पर्टिकुलर उस पार्टी में ना जाके उस पार्टी में जाती है जिसको वो बनाना चाहती है। मुझे नहीं लगता 2022 के जो 10 मार्च को नतीजे आएंगे उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा, ये तस्वीर भी साफ़ हो जाएगी कि वोटर जहाँ जाएगा, ये जिस तरफ उसका रुख होगा वो साफ़ हो जाएगा, ना कि ये रुख होगा कि वो उस पार्टी का वोट बैंक था तो वो वहाँ चला गया। वोटर बहुत जागरूक हो चुका है। सही बात कहा फैजी जी ने कि वोटर बहुत जागरूक हो चुका है और जागरूकता का परिचय वो 23 फरवरी को देगा। और मेरी सबसे अपील है कि आप वोट ज़रूर करें, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए वोट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोविड संक्रमण भी अभी गया नहीं है, लिहाजा कोविड गाइडलाइन है उसका ज़रूर पालन करें। नमस्कार।